हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुदित पुनिया एवियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर फाइन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में। ओके, ये आपके बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। ओके, अगर आप चेस या नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, x प्लस आयोटा y। और यहाँ पर हमारा x क्या होता है, ये भी हमारा रियल नंबर होता है और y भी हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, इस टाइप से। 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप के बाद जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और वो स्टेप एक एक का ही होना चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। इसके बाद आते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर को ऐसा बोला जाता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि देखो, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 1, 2, 3, 4, इस टाइप से। अलग अलग पर्सन अलग अलग कंट्री में कुछ अलग अलग नोटेशन हैं, बट काउंटिंग इनकी ऐसे ही है, फर्स्ट 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। हाँ, वो कुछ और बोलते होंगे, बट पोजीशंस और काम ऐसा ही सेम चलता है सबके अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको गॉड गिफ्टेड नंबर भी बोला जाता है कि गॉड भगवान के दिए हुए नंबर है, ये भगवान ने बनाए नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर ऐसे होता है 0, 1, 2, 3 इस टाइप से चलते हैं। इसके अंदर एक 0 है। ठीक है, इस नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0। तो इसकी खास बात क्या है? मतलब होल नंबर के पास एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब अगर मैं किसी भी होल नंबर में क्या ऐड करूं कि मुझे वही होल नंबर मिल जाए तो वो नंबर 0 है। तो मतलब होल नंबर के पास आइडेंटिटी भी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स की। हमें इंटीजर्स की क्या जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास होल नंबर थे? तो इंटीजर की हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी, एक इक्वेशन है x + 1 = 0। मैं x की जगह पर क्या रखूं? मैं x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास कोई होल नंबर था ही नहीं, हमारे पास ऐसा कोई होल नंबर नहीं था। तो हमने कुछ इस टाइप के नंबर बना लिए कि अगर हम x की जगह -1 रखें तो ये -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 यहाँ पर होता तो -2 हम रख लेते। तो इस टाइप से हमने इंटीजर्स बना लिए। इंटीजर्स का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, दोनों साइड चलते हैं, इस साइड भी चलते हैं और इस साइड भी चलते हैं। ठीक है, ऐसे और पीछे पीछे चलते जाएंगे। ये बात हुई इंटीजर्स की। इंटीजर्स के बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को हम क्यों से डिनोट करते हैं? तो रेशनल नंबर्स की क्या जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास इंटीजर्स थे? तो इसके लिए अगर मैं ऐसा कहूं कि 2x - 1 = 0, मैं x की जगह पर क्या रखूं? मैं x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए? तो ऐसा मेरे पास कोई भी इंटीजर नहीं था जो मैं x की जगह पर रखूं और मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए। ठीक है, तो फिर हमने इसके लिए कुछ नंबर ढूंढ लिए, जैसे कि अगर मैं x की जगह पर 1/2 रख दूं तो मेरे को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, और 1/2 क्या कोई भी इंटीजर नहीं है, 1/2 कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से रेशनल नंबर्स को ढूंढ लिया, रेशनल नंबर्स को बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स की हमें क्या जरूरत पड़ेगी जब हमारे पास रेशनल्स थे? तो यहाँ पर भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? x² - 2 = 0। मैं x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए? मैं x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए? ऐसा हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर था ही नहीं जो हम यहाँ रखें और यहाँ हमें 0 मिल जाए। फिर हमने क्या किया, कुछ नंबर ढूंढ लिए। वो नंबर्स क्या थे? यहाँ पर अगर मैं x की जगह तो
प्लस रूट 2 रखूं या फिर माइनस रूट 2 रखूं तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो इस टाइप के नंबर थे उनको हमने इरेशनल नंबर्स बोल दिया। इस टाइप के नहीं कुछ और भी टाइप्स के नंबर हैं जो इरेशनल्स के अंदर आते हैं। फिर इन सबको मिला के रेशनल और इरेशनल को मिला के हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स बना लिए। ठीक है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स बना लिया। ठीक है, अब जब हमारे पास रियल नंबर्स थे तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ लोग इसको ज्यादा गहरा लिखते हैं। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी x² + 1 = 0। मैं x की जगह पर क्या रखूं कि मुझे यहाँ पर 0 मिल जाए, या फिर इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहूँ कि मैं x की जगह क्या रखूं कि मुझे -1 मिल जाए। ठीक है, या फिर इसको और भी अलग तरीके से कहा जा सकता है कि मैं ऐसा। ठीक है, ये क्या बोलती है कि x की जगह पर क्या रखें कि हमें 0 मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने से -1 आ जाए। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, और यहाँ पर भी हमें कोई रियल नंबर नहीं मिला जिसका हम स्क्वायर करें और 1 में ऐड करें और 0 मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी -1 का रूट हमारे पास कोई रियल नंबर नहीं था। फिर क्या किया, कुछ और नंबर्स ढूंढ लिए। कैसे नंबर्स कि x की जगह पर अगर हम या तो प्लस आयोटा रखें या फिर माइनस आयोटा रखें तो ये क्या बन जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो हमने -1 रूट को आयोटा नाम दे दिया और इस टाइप्स के नंबर्स और बना लिए गए। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस टाइप की इक्वेशंस का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ऐसा कोई और सेट क्यों नहीं ढूंढा जो काम सी से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो बात क्या है कि जो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो क्या अलजेब्राइकली क्लोज है, अलजेब्राइकली क्लोज सेट है। अलजेब्राइकली क्लोज सेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कोई भी पॉलिनोमियल होगी ना, जो कोई भी पॉलिनोमियल होगी उस पॉलिनोमियल के सारे रूट सी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, उस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस सी के अंदर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी अलजेब्राइकली क्लोज है। ठीक है, क्या आर भी अलजेब्राइकली क्लोज है? नहीं, आर अलजेब्राइकली क्लोज नहीं है। कि देखो अगर मैं पॉलिनोमियल ये लेता हूं x - 1 x² + 1 = 0, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बट इसके रियल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है जो x = 1। ठीक है, बाकी दो जीरो रियल नंबर के अंदर नहीं है, बट सी के अंदर तीनों के तीनों जीरोस हैं। इसके कौन कौन से, 1 भी है, x = 1 भी है, x = आयोटा भी है और x = -आयोटा भी है। ठीक है, तो सी के अंदर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप कोई भी पॉलिनोमियल लोगे उसके सारे के सारे जीरोस इसके अंदर मिल जाएंगे, तो ये अलजेब्राइकली क्लोज्ड है। इसलिए हमें इसके बाद के किसी सेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि हर पॉलिनोमियल के रूट्स तो इसके अंदर, हर पॉलिनोमियल के जीरोस तो इसके अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। अब आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं x + आयोटा y। x हमारा क्या कोई भी रियल नंबर है, y क्या y भी हमारा कोई रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करते हैं, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये क्या हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इस टाइप से। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 इस टाइप से। यहाँ पर आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा इस टाइप से नंबर से, और यहाँ पर -आयोटा, -2 आयोटा इस टाइप से। ठीक है, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किसको, z = 1 + आयोटा, तो ये नंबर होगा कहां पर, रियल का x, इमेजिनरी का आयोटा, तो ये पॉइंट यहां पर होगा। ये है z = 1 + आयोटा।
ठीक है। ये जो x होता है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो हमारा y होता है ना इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते हैं ना हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ जाती है, एक रियल एक्सिस की, एक इमेजिनरी एक्सिस की, एक रियल एक्सिस की, एक इमेजिनरी एक्सिस की। बट जब हम रियल नंबर्स को लिखते हैं तो हमें सिर्फ एक लाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स इस लाइन के ऊपर आ जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। जब भी हम रियल के अंदर कोई ग्राफ बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे रियल नंबर्स हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से यहाँ भी है, और यहाँ भी कुछ नंबर्स। जैसे हमारा कोई फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम क्या करते थे, x के कोरस्पॉन्डिंग y में नंबर ढूंढते थे। जैसे 1 के लिए हमें ये 1 मिल जाएगा, 2 के लिए हमें 2 मिल जाएगा, 3 के लिए हमें 3 मिल जाएगा। तो हर फंक्शंस में हम ऐसा करते थे, रियल फंक्शंस में डोमेन से पॉइंट उठाते थे और कोडोमेन में पॉइंट्स ढूंढते थे, और फिर इन सब पॉइंट्स को मिला देते थे, वो हमारा ग्राफ बन जाता था फंक्शन का, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स तो क्या है, एक प्लेन है। देखो अब ये जो पूरा प्लेन है ना, रियल एक्सिस और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ये पूरा प्लेन है। इस पूरे प्लेन के ऊपर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, ये हमारा 1, ये आयोटा, ये हमारा 1 प्लस आयोटा है, इस टाइप से, ठीक है। और भी बहुत सारे, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो फंक्शन के अंदर मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप से c से c, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करूंगा x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मान लीजिए u प्लस आयोटा v, ठीक है। अब अगर मैं ये नंबर पुट कर रहा हूँ तो डोमेन क्या है, ये पूरा प्लेन एक डोमेन है। तो जो नंबर निकल के आएगा उसको मैं कहाँ लिखूँ, उसके लिए मैं कहाँ पर प्लेन बनाऊँ, इसके ऊपर तो बना नहीं सकता, तो मुझे अलग से एक प्लेन बनाना पड़ेगा। वो प्लेन कैसा होगा, वो प्लेन कुछ ऐसा होगा, ये हमारा रियल एक्सिस और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इस प्लेन को हम बोलेंगे जेड प्लेन, और इस प्लेन को बोलेंगे हम डब्ल्यू प्लेन। ये हमारा जेड प्लेन, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। जो फंक्शन की हम डोमेन पुट करेंगे वो हम यहाँ से पुट करेंगे, और जो हम रेंज देखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग प्लेन के अंदर, क्योंकि रियल की तरह तो इसमें काम कर नहीं सकते। देखो अब जैसे मेरा कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये देखो जेड, ठीक है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मैंने ऐसा कुछ पुट किया, x प्लस आयोटा y पुट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस आयोटा y ही आएगा, ठीक है। अब जैसे f को मैंने 1 प्लस आयोटा पुट किया, तो यहाँ पर मेरा 1 प्लस आयोटा आया, ठीक है। तो मैंने पुट कहाँ से किया, यहाँ से किया, और इसका इमेज कहाँ देखूंगा मैं, इस दूसरे वाले प्लेन में, ये 1 ये आयोटा, यहाँ पर मैं इसका इमेज देखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर आयोटा नहीं लिखना चाहे आप इसको यहाँ पर 1 लिखो, और इसको आप ऐसा पेयर भी बना सकते हो 1 1। इसका हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब भी यही है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ओके अब देखो ये हमने जेड पुट किया, इसके अंदर बाहर में कॉम्प्लेक्स नंबर निकल गया, तो यहाँ पर u और v क्या है, यहाँ पर u हमारा x है और v हमारा क्या है, y। अब एक और फंक्शन देखते हैं, देखो f ऑफ z इज इक्वल टू हमारा है z स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसमें x प्लस आयोटा y में पुट करूं तो ये मेरा कैसा होगा, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा xy। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं u xy प्लस आयोटा v xy। u xy हमारा क्या है, u xy है हमारा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और v xy हमारा क्या है, माइनस 2xy, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर फंक्शंस
इस टाइप के होते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। डोमेन हम यहाँ से लेंगे, रेंज हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पुट यहाँ से करेंगे, इमेज यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग प्लेन के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ऐसा काम करते हैं, ओके। अब बात करते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ये चीज है कि अगर मैं एक जेड प्लेन ले लूं, अगर मैं एक जेड प्लेन ले लूं और मैं ये बोलता हूं कि जितने जेड प्लेन के ऊपर पॉइंट्स है ना, उतने पॉइंट्स ही एक बॉल के ऊपर भी है, ठीक है। अगर हमारी पृथ्वी एक प्लेन है, ये हमारा अर्थ एक प्लेन है, तो मैं ये कहता हूँ अर्थ भी इतना ही बड़ा है जितना एक बॉल बड़ा है। एक फुटबॉल बोल सकते हैं आप, कोई फुटबॉल भी इतना ही बड़ा है जितना ही अर्थ बड़ा है। अब आप कहेंगे सर कि अर्थ के ऊपर तो फुटबॉल रखा जा सकता है, बट फुटबॉल के ऊपर अर्थ नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं, किससे देखते हैं? अगर अर्थ के हर पॉइंट के लिए फुटबॉल के ऊपर पॉइंट मिल जाए और फुटबॉल के हर पॉइंट के लिए अर्थ के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? जितने पॉइंट्स अर्थ के ऊपर है उतने ही पॉइंट फुटबॉल के ऊपर भी हैं, या जितने पॉइंट फुटबॉल के ऊपर है उतने ही पॉइंट अर्थ के ऊपर भी हैं, ठीक है। इसी चीज को चेक करते हैं, देखते हैं ऐसा होता है। तो ये हमारा है जेड प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, या फिर ये रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ओके। क्या करते हैं? इसके ऊपर या फिर इसको ऐसा कर लो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ये जो एक्स वाई प्लेन है ये हमारा जेड प्लेन है, ठीक है। जो हमारा एक्स वाई प्लेन है वो हमारा जेड प्लेन, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं? एक फुटबॉल रखते हैं इसके ऊपर, या एक स्फीयर रखते हैं इसके ऊपर। ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। ये स्फीयर का क्या सेंटर है? आप कोई भी स्फीयर रख सकते हैं किसी भी रेडियस का, ठीक है, बट जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए रेडियस। हमने इसका सेंटर मान लिया कुछ ये है 0 0 1/2, ठीक है। रेडियस इसका 1/2 है। अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0 0 1, ठीक है। ये पॉइंट है 0 0 1। अब ये जो फुटबॉल है, ये जो स्फीयर है, वो कहाँ पर रखा? प्लेन के ऊपर रखा है, ठीक है। अब इसके जो ये पॉइंट्स होंगे ना, वो पॉइंट्स कैसे होंगे? कुछ इस टाइप के होंगे, एक्स वाई जेड टाइप के, ठीक है। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसके अंदर पॉइंट्स कैसे होंगे? उसमें जेड का तो कोई पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि जेड 0 होगा उसमें। तो ऐसा कुछ करते हैं, अगर ये कोई पॉइंट है, अगर ये जेड प्लेन के अंदर है, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर है, अगर ये एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई 0, क्या होगा? एक्स वाई 0। ये हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को ही हम जेड प्लेन बोलते हैं। ये जेड अलग है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसको आप एक्सिस लिखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर मैं जेड प्लेन की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं जेड एक्सिस की बात कर रहा हूं तो इस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने पॉइंट्स, अगर हमारा अर्थ एक प्लेन है, तो मैं बोल सकता हूं कि जितने पॉइंट्स अर्थ के ऊपर हैं उतने ही पॉइंट्स इस स्फीयर के ऊपर भी हैं, या इस फुटबॉल के ऊपर भी हैं, इस बॉल के ऊपर भी हैं। और जितने पॉइंट्स इस बॉल के ऊपर हैं उतने ही पॉइंट्स इस अर्थ के ऊपर भी हैं, इस प्लेन के ऊपर भी हैं, ओके। ऐसा क्यों? तो क्या करते हैं? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें स्फीयर के ऊपर पॉइंट ढूंढना है, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये हमें स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसके लिए अगर हमें स्फीयर के ऊपर पॉइंट ढूंढना तो क्या करेंगे? यहाँ से चलेंगे और इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये जो पॉइंट हमें स्फीयर के ऊपर मिल जाएगा।
बट इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को हम क्यों छोड़ रहे हैं? देखो ये हमारा क्या है, रियल लाइन है, यहाँ पर हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब कि जो नंबर हम सोचते हैं उससे भी बड़ा, हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये किसको टेंस करता है? इंफिनिटी को टेंस करता है। इस साइड ये किसको टेंस करता है? माइनस इंफिनिटी को टेंस करता है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर हम बता सकते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर में से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे 1 2 से छोटा है, 2 1 से बड़ा है। कोई भी दो नंबर हम उठाएंगे तो हम बता सकते हैं कि 1.5 छोटा है 2.5 से। मतलब हर दो नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा, कौन सा नंबर छोटा है? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें कुछ नहीं पता कि 1 प्लस आयोटा बड़ा या 2 प्लस आयोटा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हम नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो सिर्फ दो साइड ही थी, एक ये साइड और एक ये साइड, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या पूरा जेड प्लेन है। तो उसके अंदर हम अगर हम एक्सिस ड्रा करने लगे तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारी इंफिनिटी उसके अंदर रखेंगे, नहीं। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में बस हम ऐसा ही करेंगे, सी यूनियन सिर्फ एक इंफिनिटी, मतलब जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो इंफिनिटी है। मतलब जहाँ पर मतलब किसी एक डायरेक्शन में बहुत आगे तक जाते जाएं तो वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अकेले इंफिनिटी से काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी नंबर को छोटा बड़ा बता ही नहीं सकते। यहाँ पर बता सकते हैं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इंफिनिटी, इसमें माइनस इंफिनिटी, और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें सिर्फ एक इंफिनिटी की जरूरत पड़ेगी। और ये जो पॉइंट है ना 0 0 1, इसकी जो प्लेन के ऊपर जो इमेज होगी वो इंफिनिटी होगी, ठीक है। ओके, अगर हम ये प्रूव कर दें कि स्फीयर के हर पॉइंट के लिए प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है और प्लेन के हर पॉइंट के लिए स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है, तो हमारा काम हो जाएगा। तब हमारा काम ये हो जाएगा कि जितना बड़ा स्फीयर है उतना ही बड़ा जेड प्लेन भी है। ओके, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट, 0 0 1 और एक्स वाई जेड, और ये हमारा एक्स वाई 0, ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो हम ऐसा कर सकते हैं, x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन y माइनस का 0, z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस का 1, ठीक है। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस z अपॉन 1, ठीक है। यहाँ से हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को लेकर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 माइनस का z, और इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y हमारा क्या हो जाएगा? y अपॉन 1 माइनस का z, ठीक है। इन दोनों को लेकर हमने y निकाल लिया और इन दो को लेकर हमने x निकाल लिया। मतलब एक हमारा काम हो गया। हमारा एक काम क्या हो गया? देखो x y z, x y z स्फीयर के हर पॉइंट के लिए हमने ऐसा कुछ ढूंढ लिया कि नीचे वाले पॉइंट कैसे मिलेंगे प्लेन के ऊपर, x y z की वैल्यू इनके अंदर पुट करते जाओ, हमें x y मिलते जाएंगे, z इसके अंदर पहले से ही 0 है। ओके, अब हमें क्या करना है? प्लेन के पॉइंट्स के लिए स्फीयर का पॉइंट्स ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा बराबर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर 0 0 1/2 है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 1/2 बताएं यहाँ पर 1/4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1/4 माइनस z माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 माइनस z का स्क्वायर माइनस 1/4 और ये प्लस का z। 1/4 से 1/4 कैंसिल, इसको लिखेंगे हम z माइनस का z स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? z 1 माइनस का z, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? z 1 माइनस का z। तो यहाँ पर लिख सकते हैं z
1 माइनस का z और नीचे क्या 1 माइनस z का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया हमारा z अपॉन 1 माइनस z। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, 1 माइनस z करते हैं, 1 माइनस z करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस का z और इस साइड में भी z, ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z। ठीक है, इस साइड इस चीज को उस साइड ले जाते हैं, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1, यहां से हमें z की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें z की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब क्या करते हैं, बाकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं एक्स और वाई की। इसको करते हैं 1 माइनस z, z की वैल्यू ये है तो 1 माइनस z करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 1 माइनस z बराबर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 1 माइनस z की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, कैपिटल एक्स बाई स्मॉल एक्स। तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ कैपिटल एक्स बाई स्मॉल एक्स, ये मेरा बराबर हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस x को मैं यहाँ पर लेके जा सकता हूँ, तो मेरे कैपिटल x की वैल्यू होगी ये। इसी टाइप से मैं 1 माइनस z की जगह क्या रख सकता हूँ, कैपिटल y बाई स्मॉल y। तो मेरे इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Y की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इस 1 माइनस z की जगह क्या रखूं, देखो 1 माइनस z की जगह क्या रखूं, कैपिटल Y बाई स्मॉल y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें x y z तीनों की वैल्यू मिली। हमें आखिर मिला क्या है, देखो इसके ऊपर क्या पॉइंट है, अगर हम एक्स वाई जेड हैं, अगर हमारे पास स्फीयर का पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वहां कौन सा पॉइंट मिलेगा कि हम ये पुट करें तो ये एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिलेगा। देखो एक्स किसके बराबर था हमारा, बाय 1 माइनस जेड, और ये हमारा जी। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू हमारी ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू ये y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z की वैल्यू हमारी ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्फीयर के हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्लेन का पॉइंट मिल गया, जेड प्लेन का पॉइंट मिल गया, और जेड प्लेन के हर पॉइंट के लिए हमें स्फीयर के ऊपर पॉइंट मिल गया। इसका मतलब क्या है, जितने पॉइंट जेड प्लेन के ऊपर है उतने ही पॉइंट स्फीयर के ऊपर भी है। ठीक है, उतने ही पॉइंट स्फीयर के ऊपर भी। अगर हमारी अर्थ एक प्लेन है तो अर्थ भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक स्फीयर है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्फीयर ये लिया जिसका रेडियस 1/2 है। आप कोई छोटा रेडियस लोगे तब उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ऐसा बना सकते हैं, या कोई भी किसी भी रेडियस का आप स्फीयर लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। ओके, इसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।